स्टूडियो में मास्क पहनने की मजबूरी नहीं है, लेकिन आपके सामने आने से पहले और बुलेटिन के बाद भी हर वक्त मास्क में रहता हूं, क्योंकि फिलहाल मास्क ही जान बचा रहा है और जान है तो जहान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं माजिद अंसारी। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देख लीजिए, वही हुआ। कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। कारण लापरवाही, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। अगर कोरोना से जीतना है तो यही सबसे जरूरी हथियार है, क्योंकि आप सुरक्षित तो सब सुरक्षित। इसलिए मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन करें, ढिलाई से नहीं। चलिए अब देखते हैं हेडलाइंस। विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग कल, मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। करीब 7 लाख मतदाता करेंगे 27 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। कोरोना पर बढ़ते कहर पर सीएम गहलोत की बड़ी चिंता। ट्वीट कर प्रधानमंत्री से की अपील, पहले की तरह विस्तार से राज्यों के साथ करें चर्चा। मरुद्रा में आज से कर्फ्यू काल, शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 59 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू। जरूरी सेवाओं में रहेगी छूट। कोरोना की वजह से प्रदेश भर के सभी स्मारक बंद। पुरातत्व विभाग का बड़ा फैसला, 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे सभी म्यूजियम। नागौर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। कुचामन नगर पालिका का जेईएन कमलेश कुमार ट्रैप, 12,000 की रिश्वत लेते दबोचा। और बाड़मेर, कारोबारी को कब मिलेगा इंसाफ। एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण पिछले 5 दिन से मोर्चरी के बाहर दे रहे धरना। तो बाहरों राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मरुद्रा में उपचुनाव के रण की, जहां कल होने वाले वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। फिर बात होगी कोरोना के बढ़ते कहर के बीच मरुद्रा में आज शाम से नाइट कर्फ्यू की, और आखिर में बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की, जिसके ट्रैप में आज एक घुसखोर इंजीनियर फंसा है। इन खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। देश में ऑक्सीजन पर केंद्र सरकार गंभीर है। इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की है। यह बैठक 12 हाई बर्डन राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर की गई है। देश की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के CEO आदार पूनावाला ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा है कि अगर हम कोरोना के खिलाफ सचमुच गंभीर हैं तो कच्चे माल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दें। कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि हल्का बुखार आने के बाद मैंने कोरोना जांच करवाई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से कर्फ्यू के दौरान सरकार का सहयोग करने की अपील की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि एक दूसरे का सहयोग करें। राजस्थान सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मरुद्रा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 6,658 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 35 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश में कोरोना वायरस से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 2,17,353 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पिछले साल संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों का ये आंकड़ा सबसे बड़ा है। बाड़मेर में व्यवसायी गणेश राम की खुदकुशी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार 5 दिनों से धरने पर बैठे लोगों ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। एसीबी ने नागौर के कुचामन नगर पालिका के जेईएन कमलेश कुमार को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। सीकर एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर में पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाते हुए 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 1,55 करोड़ रुपए का हिसाब किताब जब्त किया गया।
और अब खबर विस्तार से जान लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर नागौर से आ रही है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। कुचावन में यह कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान नगरपालिका जेईएन कमलेश कुमार को ट्रैप किया है। 12,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने इसे दबोचा है। सीकर एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बेईमानों के खिलाफ एसी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इस बार नगरपालिका जेईएन कमलेश कुमार को ट्रैप किया है 12,000 की रिश्वत लेते हुए। कोई काम बैरियर के सिलसिले में पेंडिंग था, उस पेंडिंग सिलसिले के चक्कर में जेईएन नगरपालिका कुचामन द्वारा 12,000 रुपये की डिमांड की गई। उस डिमांड के परिणति को सत्यापन कराया गया। सत्यापन कराने के पश्चात सत्यापन सही पाया गया और आज 12,000 रुपये देते हुए ट्रैप किया कार्रवाई। अजमेर पुलिस ने क्रिकेट सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार करके उनके पास से 1.5 करोड़ रुपए के सट्टे के हिसाब किताब जब्त किए हैं। गंज थाना पुलिस ने बीके कौल नगर इलाके में एक मकान पर दबिश दी और आईपीएल टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच चल रहे मैच में सट्टा खिलाते इन चारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 लैपटॉप और 32 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस गिरफ्त में आए 4 आरोपियों में से 2 सीकर और 2 जयपुर के रहने वाले हैं। सट्टे की कार्रवाई की गई है, जिसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे प्राप्त जो सामग्री है उसमें मेन तो 2 लैपटॉप है, एक अटैची जिसमें काफ़ी सेट लगभग लगे होते हैं मोबाइल के, और उसके अलावा जिसमें 31 मोबाइल टोटल प्राप्त हुए हैं, 2 लैपटॉप हैं, और इसके अलावा इनके पास में जो हिसाब है जो बिल है, जिसमें इन्होंने जो सट्टे का हिसाब है, जिसमें कुल अभी तक जो हमारे अनुसंधान है उसके अनुसार 1 करोड़ 55 लाख रुपए का इन्होंने सट्टे का खाईवाली करते हुए जो। बाड़मेर में व्यवसायी गणेश राम के सुसाइड मामले में गतिरोध दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर लोगों का धरना 5वें दिन भी जारी है। इसको बाहर के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है और धरने पर बैठे लोगों ने आज भूख हड़ताल कर रखा है। आपको बता दें कि व्यवसायी गणेश कुमार ने रविवार रात को अपने घर में सुसाइड नोट लिखकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद में परिजन वो समाज के लोग आरोपियों को गिरफ्तार करने, जमीन को उसके परिवार को दिलाने सहित कई मांगों को लेकर लगातार मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे हुए हैं। 5 दौर की वार्ता के बाद कोई हल नहीं निकला है। शाम तक मैं दूसरा कोई चाय भी ग्रहण नहीं करूंगा, वैसे पीता भी नहीं हूं। दूसरे भी लोगों ने ये शपथ ली है, जो भूखे हैं अब वो तो कोई अन्न को नहीं लेंगे और उसके बाद में जो चाय तक नहीं लेंगे। पानी के बगैर तो इस गर्मी के मौसम में रह भी नहीं सकते, तो पानी जरूर पिएंगे। और ये हमारा अहिंसक आंदोलन है। बाबा साहब के संविधान के माध्यम से, महात्मा गांधी के अहिंसावादी सिद्धांत के आधार पर हम इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। सरकार में बैठे हुए प्रभावशाली राजनेता हमारे इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। हमारा एक आदमी तो मर गया है, दूसरे लोगों का आंदोलन के जरिए कुचलना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए हमने हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते को अख्तियार करते हुए हम यहाँ पर 500-600 लोग जो मौजूद हैं, वो सभी भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की है। यहाँ जितने भी धरने के ऊपर बैठे हैं, इन्होंने 1 दिन की भूख हड़ताल की घोषणा की है। आज हम सब जो है दाना पानी खाना और चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे भूख हड़ताल पर। अजमेर में रूपनगढ़ के जाखुलाई गांव में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मौत के बाद मृतक की 3 वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी बताई है। अजमेर में युवक ने की सुसाइड। स्थिति ऐसी हो गई कि मैं जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। पत्नी की प्रताड़ना से था दुखी। मेरी पत्नी थाने चली गई और झूठा बयान वहां थानेदार को दिया है। पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। थानेदार इतना नीच था कि वो सोचे समझे बिना सोचे समझे बयान लिखता गया और बात को आगे बढ़ाता गया। मरने से पहले बनाए 3 वीडियो।
लुगाइया के चक्कर में आए, गलत बयान लिख दे में गई, गलत बयान लिखने के कारण आदमी मरना पड़ता है। क्या करे, या तो उसको जेल जाना पड़ता है। सुसाइड का सच क्या है? इंसान को मरने पर मजबूर कर देते, उनका क्या बिगड़ता है गवर्नमेंट। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया, सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते ये बड़ा फैसला लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इसकी जानकारी दी है। सीएम के निर्देश पर परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों पर लागू होगा ये आदेश। विद्यार्थियों, अभिभावकों और प्रधानाध्यापकों को के स्वास्थ्य के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। विद्यार्थियों से किया आह्वान, समाज में लाए जागरूकता। और ज्यादा जानकारी के साथ महेश दादीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, बड़ा फैसला लिया है सीएम ने, जो है क्या है पूरी जानकारी? देखिए, कोरोना की दूसरी लहर प्रदेश में भी अपना असर दिखा रही है और इसे चलते जिस तरह से सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है और तमाम गाइडलाइन के मुताबिक लोग निर्देशित किया गया है, उसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग ने भी जो है अपने तमाम विश्वविद्यालयों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो परीक्षाएं अभी कार्यक्रम परीक्षाओं के जारी कर दिए गए थे और जो नियत की गई थी अप्रैल महीने में ही शुरू होने वाली थी, इन तमाम परीक्षाओं को एक बार की यहाँ पर रोक दिया गया है, स्थगित कर। कई यूनिवर्सिटीज ने अपने स्तर पर भी जो है इसकी पहल कर दी थी और स्थगित करी थी परीक्षाओं को, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी समेत बाकी जो तमाम प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं, जिनमें कि 28 टोटल विश्वविद्यालय हैं और इनमें पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी लाखों की तादाद है, एक साथ जब विद्यार्थी परीक्षाओं में शामिल होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और कोरोना गाइडलाइन की पालना जो है वो ठीक तौर पर नहीं हो पाती है। इस लिहाज से अभी यहाँ पर ये निर्णय महत्वपूर्ण तौर पर लिया गया है और जिस तरह से कर्फ्यू के हालात भी रहेंगे और 2 दिन का जिस तरह से जो कर्फ्यू सख्त रहेगा उसमें भी परीक्षाएं कराना किसी हाल में मुनासिब नहीं है। तो ऐसे में जो शिक्षा विभाग है उसने तमाम यूनिवर्सिटीज को निर्देश दे दिए हैं कि अभी किसी भी हाल में जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर नहीं कराई जाए और साथ ही में ये भी कहा गया है कि विद्यार्थी और जो अभिभावक है उनके स्वास्थ्य के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। स्टूडेंट से ये आह्वान किया गया है। कोई दूसरी तारीख बताई गई है? देखिए, फिलहाल अभी आगे की कोई तारीख यहाँ पर नहीं दी गई है और परीक्षाएं जो है एक बार की स्थगित की गई है। उसके बाद में जैसे ही हालात का जो जिस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके मुताबिक ही आगे की जो तिथियां हैं वो यहाँ पर डिक्लेरेशन की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो परीक्षाएं होने वाली थी उनको यहाँ पर रोकने का निर्णय लिया गया है और तमाम स्टूडेंट से भी आह्वान किया गया है कि वे जागरूकता जो है कोरोना को लेकर के समाज में लेकर के आए ताकि लोगों को भी अवेयर कर सकें और ऐसे समय में सभी मिलकर के समाज के सभी जो पहल वो एक साथ कोरोना से जो हालात हैं उनसे लड़ने के लिए एकजुट रहें। जी महेश, क्योंकि स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है, ऐसे में विश्वविद्यालयों को तो बंद कर दिया गया, तो और भी संस्थाएं क्या बंद करने के कुछ रोड मैप तैयार हो रहा है? तो ये आपने बिल्कुल ठीक बात की और साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से अध्यापन कार्य पर पहले ही रोक लगा दी गई थी कि किसी भी तरह से किसी भी शैक्षणिक संस्थान में और तमाम कोचिंग में भी और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जो क्लासेज है वो रोक दी गई थी, जो अभी हाल ही में जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके मुताबिक। लेकिन यूनिवर्सिटीज के भीतर जो एग्जामिनेशन था उसको कंटिन्यू किए जाने की बात जो है उस गाइडलाइन में की गई थी, लेकिन अब देखा गया है कि जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप नहीं है कि एग्जामिनेशन भी जो है वो यहाँ पर संपन्न कराया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए महेश। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही, वडोदरा में आज शाम 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो रहा है। ये वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवा में छूट रहेगी। इसके चलते लोग अपने घर रवाना होने लगे हैं, जिसके चलते बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है और इस दौरान लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक बार फिर से पलायन की स्थिति बनती जा रही है, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। प्रदेश भर में आज शाम से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू की घोषणा होने के बाद बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो अपने घरों की ओर प्रस्थान हो रहे हैं। इस वक्त हम रोडवेज सिंधी कैंप बस स्टैंड पर हैं और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो लोग पहुँचे हुए हैं और लोगों की ओर जो है वो रवाना हो रहे हैं। हर कोई चाहता है कि जो इस वीकेंड लॉकडाउन के समय में अपने घरों पर पहुँच जाए। इस लिहाज से भारी भीड़ जो है वो इस वक्त सिंधी कैंप बस स्टैंड पर देखने को मिल रही है। हालांकि इस भीड़ के चलते
कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी साफ तौर पर उड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन रोडवेज प्रशासन भी जो है वो एक तरह से क्योंकि इतनी सारी भीड़ हो रही है इसलिए आज से व्यवस्थाएं जो है वो माकूल रूप से नहीं कर पा रहा। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त सिंधी कैंप बस स्टैंड पर है। इस वक्त धर्मपाल जी जो बात मौजूद है। सर, किस प्रकार की भीड़ जो है वो यहाँ पर उमड़ रही है? हमारी बसों में 50% यात्री भार देने के ऑर्डर हो गए। हम तीन की सीट पे 2 यात्री दे रहे हैं और 2 की सीट पे 1 यात्री दे रहे हैं। इसके कारण यात्री भार ज़्यादा आ गया। वैसे हमने अतिरिक्त बसें मंगवाई हैं, अतिरिक्त बसें आ रही हैं हमारी। यात्री भार एकदम ज़्यादा उमड़ने के कारण ऐसा हो रहा है। लोग भी नहीं मान रहे होंगे क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने घर जाना। लोगों से काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों कह भी रहे हैं, डिस्टेंस की भी कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक थोड़ा कहना नहीं मान रही। अब इनको सबको घर जाने की जल्दी लगी हुई है। आम दिनों की तुलना में कितनी ज़्यादा भीड़ है? भीड़ आम दिनों की तुलना में ज़्यादा है। कुछ हमारी एक बस में 50 यात्री जाते थे, उसकी जगह हम 25 भेज रहे हैं, इसलिए भी भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो अतिरिक्त बसें नहीं लगाई गई है? अतिरिक्त बसें मंगाई हैं हमने, डिपो से आ रही हैं बसें। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोरोना केस पर सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। ट्वीट करके मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है। देश में बनती जा रही है भयावह स्थिति, चुनाव की वजह से बढ़ रहे हैं केस। ट्वीट कर प्रधानमंत्री से अपील की है, पहले की तरह विस्तार से चर्चा करें, कोरोना पर राज्यों के साथ चर्चा करें। ट्वीट कर सीएम ने कहा है कि एक तरफ तो हम पब्लिक को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहते हैं, दूसरी तरफ चुनाव में लाखों लोगों की भीड़ की रैलियां और रोड शो होते हैं। ऐसा सब बिहार चुनाव से ही हो रहा है। राजनेता चाहते तो वर्चुअल रैली जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर भीड़ इकट्ठा होने से रोक सकते थे। इसी अपने कर्तव्यों की पूर्ति मानते हुए चुनाव की घोषणा करता रहा। नेताओं ने जमकर प्रचार किया और भीड़ आती रही। जुडिशरी और चुनाव आयोग भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने राज्यों के विरोध के बावजूद पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने के आदेश दे दिए हैं। अब कोरोना का नया रूप प्रकट हुआ है। देश में भयावह स्थिति बनती जा रही है। लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने जैसे सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पूर्व की तरह राज्यों से विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ठीक कहा, कोरोना संक्रमण फैलने के लिए हम राजनेता भी कुछ हद तक दोषी हैं। और इस बीच धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड जुटा हुआ है। रिको औद्योगिक इलाके की यह घटना है। तस्वीरें देख सकते हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं आग की लपटें ऊंचाई तक नजर आ रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। रिको औद्योगिक इलाके की यह घटना है, जहां पर फैक्ट्री में आग लगी है। धौलपुर से यह तस्वीर आप देख रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जहां पर आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालांकि दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।
और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात उपचुनाव के रण की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं रिश्तों के कत्ल की। जी हां, जोधपुर के झवर इलाके में महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला की बेटी ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक भाभी ने ही अपनी विधवा ननद की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने ननद का शव बिस्तर में लपेटकर लोहे के बक्से में छुपा दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। को वहाँ से निकलवा के मोर्चरी रूम में शिफ्ट करवाया गया और मुकदमा 302, 201 IPC में पुलिस थाना जौहर में दर्ज करके इसका अनुसंधान मुझे सुपुर्द किया गया है और अभी बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। जो बॉडी मिली थी क्या उसको कोई निशान या हत्या किस तरह की? हाँ, उसके सिर पे गहरी चोट थी, पूरा खून आया हुआ था, हेड इंजरी थी। महिला अकेली रहती थी? महिला थी, उसकी 16-17 साल की बच्ची थी। उसके वैसे एक बच्ची शादीशुदा है और उसका लड़का है और नाबालिग है, वो भी है जो बाहर रहता है, वो कमाई पे गया हुआ है। और अब बात 3 के तिलिस्म की करते हैं। जी हां, राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की घड़ी पास आ गई है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारी करने का दावा किया है। 17 अप्रैल को प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों यानी कि सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आ गया है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। ये कहानी है ITC की संगीत रिसर्च अकादमी की, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत को सहेजे हुए हैं और संगीत की परंपरा को हर तरह से आगे ले जा रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत दुनिया में सबसे समृद्ध संगीत संस्कृति है, जिसे राजे रजवाड़ों ने धरोहर बनाया और आज ये देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जानी जा रही है। अब जबकि राजाओं के शासन खत्म हो चुके हैं, तो संगीत की इस विरासत को संभाला एक जाने माने कॉर्पोरेट ने। ITC ने 1977 में
कोलकाता में आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी की स्थापना करके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संरक्षण का बीड़ा उठाया। ITC got these gurus to come to this 200-year-old institution. You know, this building housed them, and they only had to look at the music and teach. The rest of their needs were taken care of. उस्ताद निसार हुसैन खान, हीरा भाई बारोडेकर और गिरिजा देवी जैसे नामों ने आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए युवा कलाकारों को संगीत का प्रशिक्षण दिया। 4 दशकों से ज्यादा समय से हिंदुस्तानी संगीत को संगीत रिसर्च अकादमी ने संभाल रखा है और संगीत जगत की दुनिया को कई बड़े नाम भी दिए हैं। आईटीसी की ये संगीत रिसर्च अकादमी भारतीय शास्त्रीय संगीत की धरोहर को दशकों से संभाले हुए है और इसे ही सही मायने में कहते हैं सफलता का स्वाभिमानी रास्ता। तो भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां